नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो जब भी हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं या इकोनॉमी की बात करते हैं तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो पूरा विश्व 1947 या आप बोल सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद दो भागों में बंट गया। दो सुपर जायंट पावर्स यहाँ पे बनी, जिसमें कि पहला आपका यूएसए बना, जिसने कि कैपिटलिज्म को फॉलो किया, कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाया। और दूसरा जो हमारे पास आता है सोशलिज्म में हमारे पास आता है सोवियत यूनियन। और वहाँ पे पूरा का पूरा साम्राज्यवाद को अपनाया गया, सोशलिज्म समाजवाद को अपनाया गया, जहाँ पे कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज विल बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड इन द यूएसए इफ विल टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज हेल्ड बाय द प्राइवेट ऑनरशिप, यानी कि वहाँ पे कैपिटलिज्म प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो इन सभी चीज़ों को, इन बेसिक मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए जब भारत ने आज़ादी ली, 1947 में भारत ने आज़ादी ली, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब 1947 में देश आज़ाद होता है तो वो सीधे सीधे तौर से इकोनॉमिक सिस्टम को तो डेवलप करना चाहता था, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता था। तो उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या तो हम समाजवाद को अपना सकते थे या हम पूंजीवाद को अपना सकते थे। समाजवाद को हम पूरी तरह से इसलिए नहीं अपना सकते थे क्योंकि सरकार के पास इतना सारा फंड नहीं था कि वो सारे के सारे सेक्टर में एक साथ भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर सके या निवेश कर सके। तो सरकार को एक तरफ जहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप या प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश है उसकी ज़रूरत थी, तो दूसरी तरफ सरकार के पास चुनौती ये भी थी कि प्राइवेट हाथों में भी सारी की सारी अर्थव्यवस्था नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि जो हमारा देश था वो एक तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन का देश था, ठीक है। उस समय भी हमारे देश की बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन गरीबी, भुखमरी, माल न्यूट्रिशन या ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रही थी। निरक्षरता, एजुकेशन में हम काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे। केवल और केवल 16% लोग के आसपास जो लोग थे वो शिक्षित थे, साक्षर थे। जहाँ पर कंपैरेटिवली अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, जहाँ पर 82% पॉपुलेशन हमारी एजुकेटेड है, लिटरेट है, तो उस समय ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो मद्देनज़र यह हमारे पास एक मुद्दा था कि किस तरह से हम आर्थिक विकास को कर सकते हैं। तो नेहरू जी ने उस समय जो गवर्नमेंट को रन कर रहे थे तो उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाने का प्रयास किया, और उस बीच के रास्ते को हमने किस नाम से जाना? दैट इज़ कॉल्ड एज द मिक्स्ड इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले हमें पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो कैपिटलिज्म है वो क्या होता है और जो सोशलिज्म है वो किस तरह से काम करता है। तो हम पहले बात करेंगे कैपिटलिज्म की। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देख पा रहे होगे, पहला हेडिंग लिखा गया दैट इज़ एक्सप्लोरिंग कैपिटलिज्म मार्केट इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर भारत के संदर्भ में देखें, भारत के संदर्भ में हमने किस तरह से कैपिटलिज्म को डेवलप किया और उसके क्या बेनिफिट हमें देखने को। सो इनसाइट एंड रेलेवेंसी के बेसिस पे देखें तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है या आर्थिक विकास है उसमें कैपिटलिज्म में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मोस्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर होगा। यानी कि यहाँ पे टारगेट किसको किया जाएगा? यहाँ पे मेनली जो टारगेट होगा वो वही व्यक्ति होगा जिसकी खरीदने की क्षमता है कि किस वस्तु को हम उत्पादित करें जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो उत्पादन किया जाएगा वो लोगों की खरीदने की क्षमता के बेसिस पे किया जाएगा, ना कि लोगों की ज़रूरत पे। सपोज़ करें कि अभी हम यहाँ पे शिमला में रह रहे हैं और शिमला में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। यहाँ पे अच्छे रोड की ज़रूरत है और यहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दूसरा लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने की ज़रूरत है। तो ये सारे जितने भी मुद्दे थे हमारे पास, इन मुद्दों से जब हम लगातार जूझ रहे थे तो इसमें प्राइवेट सेक्टर तो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं सोचेगा। तो वो किस चीज़ के लिए सोचेगा? प्राइवेट सेक्टर हमेशा लगातार एक ही प्रयास करेगा कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। तो जब मैंने अपने प्रॉफिट की बात की तो यहाँ पे मैं टारगेट किसको कर रहा? जो मेरे प्रोडक्ट को खरीद सके या जो मेरे उत्पाद को खरीद सके आसानी से। तो ऐसी स्थिति में यानी कि मैं खरीदने की क्षमता के आधार पे उत्पादन करूँगा, ना कि ज़रूरत या सोशल वेलफेयर के बेसिस पे वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करूँगा। तो कैपिटलिज्म बेसिकली क्या कहता है? कैपिटलिज्म बेसिकली कहता है कि दैट विल फॉलो द प्रायोरिटी ऑफ परचेजिंग पैरिटी, ठीक है। यानी कि खरीदने की क्षमता के आधार पे यहाँ पे जो पूंजीवाद है वो आगे उत्पादित वस्तुओं को मार्केट में भेजेगा। दूसरी अगर हम बात करें, जहाँ पर दूसरी तरफ हम सोशलिज्म की बात करते हैं, तो सोशलिज्म में सीधे सीधे तौर से हमारे पास क्या कहा गया है कि यहाँ पे पहला तो जो सेंट्रल प्लानिंग होगी, सेंट्रल अथॉरिटी होगी, सारा का सारा जो डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। एक संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है उसकी जितना भी कंट्रोल होगा, मैकेनिज्म होगा, वो
केंद्र के पास होगा, सरकार के पास होगा, और दूसरी तरफ जो यहाँ पे निर्णय लिए जाएंगे, सामाजिक विकास के लिए निर्णय लिए जाएंगे, और जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होगी वो कलेक्टिव डिसीजन के बेसिस पे होगी। हमने 2 पॉइंट देखे, सेंट्रल प्लानिंग और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो इसका जो सीधा सीधा लिटरल मीनिंग है वो सिंपल इतना ही है कि एक तो यहाँ पे जो प्लानिंग में सरकार का अपना पूरा का पूरा हस्तक्षेप रहेगा, दूसरा यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो यहाँ के नागरिकों की ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए लिए जाएंगे। यानी कि जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सारा का सारा कंट्रोल केंद्र की सरकार के पास रहता है। हर साल बजट आता है और प्रत्येक राज्यों को एक निश्चित संख्या में बजट का आउटले दिया जाता है। सरकार की तरफ से पूरी ग्रांट्स सभी राज्यों को दी जाती है। तो अलग अलग समय में डिफरेंट अमाउंट आउटले किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उसका सीधा फायदा सरकार अपने आर्थिक विकास में करती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम कलेक्टिव डिसीजन की बात करते हैं तो कलेक्टिव डिसीजन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि एक व्यक्तिगत स्तर पे नहीं विकासात्मक गतिविधियाँ की जाएगी। यहाँ पे हम कलेक्टिव डिसीजन की बात करेंगे, पूरे क्षेत्र की बात करेंगे, पूरे समाज की बात करेंगे, पूरे राज्यों की बात करेंगे, पूरे के पूरे देश की बात करेंगे, एक यूनिट की तरह यहाँ पे काम किया जाएगा। So this is the socialism pattern of the production और socialism system of the economic development। फिर इसमें जो नेक्स्ट आता है, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा प्यारे बच्चों, नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। और अगर इसमें बात करें प्राइवेट ऑनरशिप की तो सीधे तौर से यहाँ पर किसी तरह का रिसोर्सेज के ऊपर प्राइवेट का एकाधिकार नहीं होगा। यहाँ पर सभी तरह के साधनों के ऊपर जो एकाधिकार होगा, उत्पादन के जितने भी साधन हैं हमारे, उसके ऊपर सरकार का अधिकार होगा। फिर आती है हमारे पास तीसरी जो अर्थव्यवस्था आती है, मेजर जो अर्थव्यवस्था है, तो इसको हम जो देखेंगे तो दैट इज़ आपकी मिक्स्ड इकॉनमी को अगर हम सीधे तौर से लिटरल मीनिंग में डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है या मिक्स्ड इकॉनमी है वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का ही एक मिला जुला सा स्वरूप है। यानी कि इसको हम ड्यूल सिस्टम ऑफ द इकॉनमी भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ड्यूल इकोनॉमिक सिस्टम के तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम एक मिक्स्ड इकॉनमी को एक इकोनॉमिक टर्म में इसको डिफाइन करने का प्रयास करें तो सीधे तौर से ये कहीं पर भी लिटरली इसको डिफाइन नहीं किया गया है, बट इसमें क्या है कि हम इसको एक लेमैन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए सीधे तौर से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे जो थिंग आती है वो ये रहती है कि इसको हम एक लिटरल मीनिंग में किस तरह से डिफाइन करें तो उसका एक ही मीनिंग बनता है कि जहाँ पे रिसोर्सेज के ऊपर तो कंट्रोल किसका रहे, गवर्नमेंट करे, उसके रेगुलेशन के ऊपर कंट्रोल किसका रहे, गवर्नमेंट करे, लेकिन उसको ऑपरेशन के लिए प्राइवेट हाथों को भी दिया जाए। तो यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप अपनी रिसोर्सेज को ऑनरशिप में ले सकता है, जितना उनकी कैपेसिटी में खरीदना है तो उनको वो अपनी ऑनरशिप में रखते हैं, और दूसरा कंट्रोल उसके ऊपर किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। तो ये हमने 3 इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े प्यारे बच्चों, जिसमें कि हमने पहला आपने कैपिटलिज्म को समझा, दूसरा हमने इसमें सोशलिज्म को समझा, तीसरा हमने मिक्स्ड इकॉनमी को समझा प्यारे बच्चों। तो इसी तरह की लगातार वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।